Good evening, dear students. Today let us discuss about energy stored in a capacitor. संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, इसके बारे में बात करेंगे। संधारित्र ऊर्जा कैसे स्टोर करता है, कितना स्टोर करता है, कहाँ स्टोर करता है और वो ऊर्जा कैसे खर्च होती है, डिसिपेट होती है, ये सब बातें करेंगे इस वीडियो में। तो संधारित्र ऊर्जा स्टोर करता है। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। इट इज़ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस लाइक बैटरी, बट बैटरी की तुलना में कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है कम मात्रा में और बहुत अल्प समय में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इट स्टोर्स एनर्जी एंड इट रिलीजेज एनर्जी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सो कैपेसिटर चार्जेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड इट डिस्चार्जेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो एनर्जी स्टोर करता है, कितना स्टोर करता है ये बात डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी स्टोर करने का मतलब है कैपेसिटर की चार्जिंग की क्रिया। व्हेन कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इट मीन्स कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड। आवेशित होने की क्रिया में ही एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। बिना आवेशित हुए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में वो चार्ज की क्रिया के कारण ही होती है। इट इज़ ड्यू टू चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। तो चार्जिंग की क्रिया या एनर्जी स्टोर करने के लिए हम डीसी वोल्टेज सोर्स का उपयोग करते हैं। वी यूज डीसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स का अगर उपयोग करेंगे तो एसी वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज की डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है। तो किस समय ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा, किस समय ये वोल्टेज नेगेटिव होगा, ये कहना मुश्किल होगा। तो कैपेसिटर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा बार बार फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, और एनर्जी स्टोर भी करता रहेगा और एनर्जी रिलीज भी करता रहेगा बार बार। तो एसी से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे या एसी से कैपेसिटर में एनर्जी हम स्टोर करने का प्रयास करेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी, कितना होगी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वोल्टेज कब है, कितना है, ये कहना मुश्किल है। तो चार्ज प्लेट पे कब होगा, कितना होगा, ये कहना मुश्किल होगा। तो यदि आप डेफिनेट एनर्जी चाहते हैं या डेफिनेट चार्ज चाहते हैं, फिक्स एनर्जी या फिक्स चार्ज चाहते हैं कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर को डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ में चार्ज करना पड़ेगा। सो वी हैव अ बैटरी और डीसी वोल्टेज सोर्स लाइक डीसी जनरेटर और एनी अदर डीसी वोल्टेज सोर्स। रेक्टिफायर की मदद से भी आप डीसी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डीसी वोल्टेज सोर्स है। इसकी दो प्लेट होती हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सपोज प्लेट ए और प्लेट बी, दोनों प्लेटों के बीच में एयर गैप हो सकता है, इंसुलेटिंग मीडियम या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ भरा हो सकता है ए और बी के बीच में। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। दोनों के बीच में एयर गैप हो सकता है, वो भी इंसुलेटिंग मीडियम होता है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से ज़्यादा कैपेसिटेंस डेवलप होता है, ये आपको पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ज़्यादा कैपेसिटेंस डेवलप होने से ज़्यादा चार्ज और ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेगा कैपेसिटर। इफ एप्सिलॉन आर इज मोर देन स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर इज मोर इफ़ अदर थिंग्स आर सेम। बाकी चीज़ें सेम रखने पर, ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होने पर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर, क्योंकि ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा कैपेसिटर। इट कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ चार्ज इफ़ रिलेटिव परमिटिविटी इज़ मोर। तो ये जो भी है, एयर है या रिलेटिव परमिटिविटी का कोई मटेरियल है, हम प्रयास करते हैं अगर एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनाए हैं तो कोई मटेरियल रखेंगे हाई रिलेटिव परमिटिविटी का, जिससे कि ज़्यादा यहाँ एनर्जी स्टोर हो। तो ये देखिए, प्रारंभ में हमने बताया था कि प्लेट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। ये देखिए, ए प्लेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयर इज़ नो नेट चार्ज। प्लेट बी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयर इज़ नो नेट चार्ज ऑन प्लेट बी।
तो दोनों प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पे कोई ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है, ना तो यहाँ कोई धनावेश है ना ऋणावेश है। ये प्लेट ए प्लेट बी, ना तो अभी ये धनावेशित है ना ऋणावेशित है, दोनों प्लेट अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। प्लेट बी एंड प्लेट ए बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब इस डीसी सोर्स के साथ लगाएंगे तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे कोई धनावेश नहीं है ना कोई ऋणावेश है, बट यहाँ बैटरी जो है ये दिस इज हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड। ये ऋणावेशित टर्मिनल है बैटरी का या जनरेटर का या डीसी सोर्स का। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस प्लेट को इस तार से जोड़ेंगे, दिस वायर, ये तार है, कंडक्टिंग वायर होगा कापर या एल्युमिनियम का, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों का देखिए मार्ग, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, वो यहाँ पे एक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो अगला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसको ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, दूर जाने के लिए बल लगाएगा। इस पे एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का इधर, तो इस रिपल्सन के फोर्स के अगेंस्ट एक बल लगाना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ पाएगा। तो वो बल लगाने में जो वर्क लगेगा या जो एनर्जी खर्च होगी, वो एनर्जी की सप्लाई ये बैटरी करेगा, वो एनर्जी की सप्लाई। दिस बैटरी और दिस वोल्टेज सोर्स सप्लाइज एनर्जी इन ऑर्डर टू प्लेस दिस इलेक्ट्रॉन एट दिस टर्मिनल। तो ये बैटरी सोर्स या वोल्टेज सोर्स वर्क करेगा। और अगला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे मिलके। ये दो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए हैं। अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये दोनों उसको प्रतिकर्षित करेंगे, तो उस प्रतिकर्षण के खिलाफ बैटरी को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मोर वर्क। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट होगा, 3 ऋणावेश हो जाएंगे यहाँ पे 3। और अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये तीनों रिपेल करेंगे, तो उसको डिपॉजिट करने में, यहाँ जमा करने में बैटरी को और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो बैटरी कार्य कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉनों को यहाँ जमा करने में। तो यहाँ धीरे धीरे बैटरी वर्क करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा, और यहाँ पे देखिए ये ऋणावेश इलेक्ट्रॉन जमा हो गए हैं। यहाँ देखिए धन प्लेट पे क्या हो रहा है। पहले प्रारंभ में ये प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को इसने अट्रैक्ट किया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आएंगे, इस तार के माध्यम से, कॉपर या एल्युमिनियम का वायर है उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। एक इलेक्ट्रॉन की अभी बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पे धनावेश है बैटरी का, ये वोल्टेज सोर्स का धनावेशी टर्मिनल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होता है एक धन आवेश के साथ मिलके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ एक धन आवेश छोड़ जाएगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि यहाँ अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन के जाते ही एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई, तो धनावेश यहाँ एक डेवलप हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहाँ से, इसके आकर्षण बल के वजह से अगला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये धनावेश इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो ये बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इसको खींच करके यहाँ लाने के लिए। ये यहाँ से लाया जाएगा खींच करके, तो उसमें वर्क होगा इसके आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ एक धनावेश और छोड़ेगा इस टर्मिनल पे, इस प्लेट पे, और यहाँ जाएगा वो एक धनावेश के साथ मिल करके पुनः वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये दोनों धन आवेश उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बैटरी को यहाँ भी जमा करने में और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में भी। तो एनर्जी जो खर्च हो रही है इस कार्य में, ये एनर्जी की सप्लाई ये बैटरी या वोल्टेज सोर्स करेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ से वर्क करेगा, और यहाँ धनावेश पैदा होते जाएंगे धनावेश। तो यहाँ पे चार्ज पैदा हो जाएगा इस तरह से, और इस चार्ज को पैदा करने के लिए सोर्स को या बैटरी को
वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी ने जो वर्क किया उसकी वजह से यहाँ चार्ज पैदा हुआ प्लेट ए पे और प्लेट बी पे। ये चार्ज जो पैदा हुआ इसकी वजह से पैदा होता है यहाँ पोटेंशियल। प्लेट ए पे पोटेंशियल पैदा हुआ कुछ, यहाँ पे प्लेट बी पे भी पोटेंशियल कुछ पैदा हुआ। तो दोनों पोटेंशियल हैं, एक पे धन पोटेंशियल और एक पे ऋण पोटेंशियल। प्लेट ए इज़ पॉजिटिवली चार्ज सो दिस पोटेंशियल इज़ पॉजिटिव, प्लेट बी इज़ निगेटिवली चार्ज सो दिस पोटेंशियल इज़ पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट बी इज निगेटिव। तो एक धन पोटेंशियल एक ऋण पोटेंशियल, तो दोनों की वजह से यहाँ पैदा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। यहाँ विभवांतर पैदा हो गया, यहाँ विभवांतर पैदा हुआ। तो ये विभवांतर पैदा होने से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। ये देयर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ धनावेश हैं यहाँ ऋणावेश हैं, तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ए टू बी है। तो यहाँ जो चार्ज स्टोर हुआ है, यहाँ जो धन चार्ज और यहाँ जो चार्ज स्टोर हुआ है ऋण चार्ज, इसकी वजह से पोटेंशियल है और पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया दोनों प्लेट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हो गया है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है। ये एनर्जी कैसे स्टोर हो गई है? जो बैटरी ने या सोर्स ने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकालने में, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में और इलेक्ट्रॉनों को इस दिशा से ले जा कर के जमा करने में जो वर्क किया गया या जो एनर्जी खर्च की गई, वही एनर्जी यहाँ स्टोर हो गई है चार्ज के रूप में, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। यही है स्टोर्ड एनर्जी। तो ये जो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, ये एनर्जी स्टोर करने की क्रिया है। एनर्जी स्टोर होने की क्रिया जो है वो दरअसल चार्जिंग की क्रिया है। इफ़ देयर इज़ मोर चार्ज देयर इज़ मोर एनर्जी, इफ़ देयर इज़ लेस चार्ज देन देयर इज़ लेस एनर्जी। तो ये भी डिपेंड करेगा कि विभवांतर कितना डेवलप हुआ है, इस पे भी एनर्जी डिपेंड करेगी। तो ये होता है स्टोर्ड एनर्जी। तो एनर्जी जो स्टोर हुई है यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुआ है एनर्जी। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ज पैदा हुआ है प्लस इस प्लेट पे, दिस इज़ प्लेट ए एंड दिस इज़ प्लेट बी। ए पे जो धन चार्ज डेवलप हुआ है और बी प्लेट पे ऋण चार्ज डेवलप हुआ है, तो इस पे पोटेंशियल पैदा हुआ है, इस पे पोटेंशियल पैदा हुआ है, दोनों से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है। देखिए ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है बी। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है या कुचालक होता है, सामान्यतः ये नॉन कंडक्टिंग होता है। दिस इज़ नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग है ये। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं जा सकते, इधर धनावेश इधर से इधर नहीं जा सकते, हालांकि दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे चार्ज इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है, उससे ये जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, उसके परमाणु जो होते हैं, परमाणु एटम्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके परमाणुओं का पोलराइजेशन हो जाता है, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्यों हो जाता है? क्योंकि धन प्लेट जो है बहुत ज़्यादा बल से ऋणावेशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो परमाणु होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा सा वो शिफ्ट हो जाते हैं इस दिशा में, धन प्लेट की तरफ। देखिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं मुक्त नहीं हैं, दे आर नॉट फ्री, लेकिन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, वो इसके क्लोज, इसकी तरफ। तो दूसरे तरफ जो है ये ऋण प्लेट की तरफ जो है वो धन आवेश जो है या परमाणु का जो प्रोटॉन वाला भाग है, नाभिक, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, नाभिक थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है इस दिशा में। तो ये पोलराइजेशन बोलते हैं मीडियम का। मीडियम का पोलराइजेशन हो गया है। अब मीडियम का पोलराइजेशन होने की वजह से ये
परमाणु के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं और परमाणु का जो नाभिक भाग है थोड़ा सा इधर की तरफ हो गया है, पीछे रह गया इधर। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ चार्ज बढ़ता जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज का मान एक वैल्यू से ज़्यादा कर देंगे, जैसे कि हम एक वीडियो में डिस्कस कर रहे थे पिछले, हम बता रहे थे कि ये जो है दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन अप्लाई अक्रॉस अ कैपेसिटर विदाउट पंक्चरिंग इट्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये वोल्टेज जैसे इससे ज़्यादा जाएगा, ये जो ध्रुवीकरण हुआ है ये इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो क्या करेंगे, दोनों प्लेटों को बीच में कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेंगे। कंडक्टिंग पाथ जैसे ही मिलेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और ये कैपेसिटर परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो एनर्जी जो स्टोर करने की क्रिया है ये तब तक रहेगी। एनर्जी स्टोर करते समय भी ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है V, ये कैपेसिटर पे जो रेटेड वोल्टेज है इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ चार्जिंग के दौरान भी या एनर्जी स्टोर करने के दौरान भी कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक फेल्योर और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और इंसुलेशन फेल्योर। जैसे ही फेल्योर होगा सारी एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर किया था फेल्योर के पहले वो रिलीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, खर्च हो जाएगी और कैपेसिटर परमानेंट डैमेज हो जाएगा। इट बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट प्लेट। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, ना चार्ज स्टोर होगा ना एनर्जी। तो ये एनर्जी स्टोर करने की क्रिया है। चार्ज स्टोर करने की क्रिया जो है उसी के माध्यम से ही एनर्जी स्टोर करने की क्रिया होती है। और एनर्जी स्टोर करते समय भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लगाया गया जो वोल्टेज है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में वो कभी भी रेटेड वोल्टेज से ना जाए अधिक। अगर रेटेड वोल्टेज से अधिक जाएगा तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा, उसमें विस्फोट हो जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और परमानेंट डैमेज हो जाएगा कैपेसिटर। अब देखते हैं कि कैपेसिटर कितना चार्ज और कितना एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। लेट अस ट्राई टू डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ये वोल्टेज लगाया गया तो क्या होगा, ये इसकी बात अभी हम कर चुके हैं। यहाँ पे लगाया गया वोल्टेज, ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को डिपॉजिट किया, जमा किया सोर्स ने, बैटरी ने वर्क किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला इधर लाया और यहाँ भी धनावेश पैदा किया, इस प्लेट पे धनावेश पैदा किया और उसमें भी सोर्स ने वर्क किया, बैटरी ने या डीसी सोर्स जो भी है इसने वर्क किया। इसने जो वर्क किया या इसने जो एनर्जी खर्च की, वर्क हुआ इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से जमा करने में, इधर ले जाने में और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो ये जो वर्क हुआ या जो एनर्जी खर्च हुई वो एनर्जी सोर्स ने या बैटरी ने जो लगाई वो स्टोर हो जाता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाता है और कितना एनर्जी स्टोर हो जाता है यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों पे आवेश संचित है Q। फाइनल चार्ज होने पर फाइनल चार्ज जो इस पे प्लेट पे संचित हो सकता है वो है Q है। और इसका कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू फाइनल होगा आफ्टर Q चार्ज, मान लीजिए C है इसका कैपेसिटेंस वैल्यू। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, पूरी एनर्जी स्टोर कर चुका होगा कैपेसिटर, तो इसका कैपेसिटेंस C है। मान लीजिए कि अप्लाइड वोल्टेज का मान V है, जिस वोल्टेज से हम चार्ज कर रहे हैं। तो कैपेसिटर के बीच में जो वोल्टेज लगाया है, टर्मिनल के बीच में V वोल्ट लगाया है, तो हम बता चुके हैं ये जो V वोल्ट लगाया गया है, इस पे लगाते समय किस बात का ध्यान रखेंगे
जो उस पर रेटिंग लिखी गई है उससे अधिक वोल्टेज ये ना हो, जिससे कि उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन ना हो। तो ये इस तरह हो रहा है। तो ये बैटरी वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस दिशा से, यहाँ डिपॉजिट होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, यहाँ आके वो न्यूट्रलाइज होंगे और उनको निकालने में वर्क होगा, तो बैटरी या सोर्स वर्क करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में और जमा करने में जो एनर्जी खर्च होगी वो वर्क होगा, तो वही वर्क जो है इसमें स्टोर हो जाता है, जो बैटरी वर्क करती है, सोर्स जो वर्क करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है। तो इस समय जो एनर्जी स्टोर कर रहा होगा कैपेसिटर, उस समय करंट का प्रवाह इस दिशा में होगा जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा या एनर्जी स्टोर होगा। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज के बराबर यहाँ वोल्टेज हो जाएगा ए और बी के बीच में, ए प्लेट बी प्लेट, ए प्लेट और बी प्लेट के बीच में जैसे ही विभवांतर बढ़ता जाएगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे विभवांतर बढ़ता जाएगा। इनिशियली दिस वोल्टेज इज़ ज़ीरो बट स्लोली जैसे जैसे प्लेटों पे चार्ज डेवलप होगा वैसे वैसे यहाँ पे विभवांतर बढ़ता जाएगा दोनों प्लेट के बीच में, और ये विभवांतर बढ़ता जाएगा तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड जो है वो बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते जैसे ही वोल्टेज V, ये प्लेटों के बीच जो V है, स्मॉल v, ये इसका मान कैपिटल V के बराबर हो जाएगा, वैसे ही इसमें धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा। इसमें आवेश और ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, चार्ज संचित करने की क्रिया रुक जाएगी। तो वही हो जाएगी फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी जब होगी जिस समय कैपेसिटर की प्लेटों पर, उस समय वोल्टेज कितना होगा फाइनल, कैपिटल V। इस वोल्टेज तक चार्ज होगा ये कैपेसिटर, इससे ज़्यादा वोल्टेज तक चार्ज नहीं होगा और इससे कम वोल्टेज तक भी चार्ज नहीं होगा अगर आप फुल्ली चार्ज करेंगे। तो फुल एनर्जी जब कैपेसिटर में होगी तो वोल्टेज कितना होगा, कैपिटल V, ये सोर्स के वोल्टेज के बराबर ये चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर की प्लेटों पे उस समय चार्ज डेवलप होगा, कैपिटल Q, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो C है। तो ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी समय चार्ज होते समय इनकी प्लेटों के बीच में विभवांतर स्मॉल v है। स्मॉल v, ये स्मॉल v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट्स एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्ज होते समय इसका मान धीरे धीरे जीरो से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फाइनल कितना हो जाएगा v। तो इस वोल्टेज का मान जीरो होगा और जीरो से ये वोल्टेज जाएगा कैपिटल V तक। तो किसी समय मान लीजिए इसका मान बढ़ रहा है, राइजिंग है, बढ़ेगा क्योंकि चार्ज धीरे धीरे बढ़ेंगे दोनों प्लेट पे, चार्जिंग के समय या एनर्जी स्टोर करते समय चार्ज बढ़ेगा तो ये V का मान बढ़ेगा। और ये V है उस समय, और इसकी प्लेटों पर उस समय मान लीजिए चार्ज है स्मॉल q चार्ज है उस टाइम पे, प्लेटों पर उस समय चार्ज है स्मॉल q। अब इसके चार्ज में जो है वृद्धि अगर dq करेंगे, dq चार्ज जो है dq परिवर्तन चार्ज में होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, सोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा V विभवांतर के बीच में Q कूलाम चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो होता है V इंटू Q। ये इतना वर्क करना पड़ता है। Q कूलाम चार्ज को V विभवांतर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, स्मॉल v, ये विभवांतर इंटू Q, ये चार्ज जितना चार्ज ले जाया गया। तो ये वर्क कौन करेगा, ये वर्क बैटरी करेगा और यही वर्क इसमें स्टोर होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश के रूप में। तो देखिए ये है, इतना वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए चार्ज में परिवर्तन हमने dq किया तो कितना वर्क स्मॉल डिफरेंशियल चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में करना पड़ेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहाँ ले जाने में
या यहाँ से बैटरी इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा करने में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में स्मॉल जो डिफरेंशियल वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू मूव डी क्यू कूलाम चार्ज। डी क्यू कूलाम चार्ज को भी विभवांतर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, सपोज डी डब्ल्यू, वो होगा स्मॉल वी इंटू डी क्यू। इतना वर्क करना पड़ेगा बैटरी को या सोर्स को। ये वर्क यहाँ स्टोर हो जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बहुत अल्प समय में है, बहुत अल्प चार्ज को ट्रांसफ़र करने में है, वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करने में, जबकि विभवांतर उस समय स्मॉल वी है। स्मॉल वी विभवांतर में डी क्यू चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जाके जमा करने में इतना वर्क करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि चार्ज जो Q होता है वो होता है C इंटू वी, C इंटू वी। तो डी क्यू का मान कितना होगा, C इंटू डी वी, क्योंकि C कांस्टेंट है। चार्ज में परिवर्तन हो रहा है तो ये डिफरेंशियल हो सकता है, C जो है वो डिफरेंशियल नहीं हो सकता है, इसका मान कांस्टेंट है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट होता है। और ये विभवांतर है, ये बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा C इंटू डी वी। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह C इंटू डी वी रख देंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग डी क्यू कूलाम चार्ज फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा करने में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में, डी क्यू कूलाम यहाँ से निकाल करके डी क्यू कूलाम यहाँ जमा करने में जो बैटरी को या सोर्स को वर्क करना पड़ेगा वो होगा V इंटू डी क्यू की जगह पे रख दीजिए C डी वी। तो ये हो जाएगा, C को बाहर ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ये डी वी। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू हो जाएगा C इंटू V इंटू डी वी। ये बहुत अल्प वर्क है, स्मॉल वर्क, डिफरेंशियल वर्क इन वेरी स्मॉल वर्क इन मूविंग डी क्यू कूलाम चार्ज फ्रॉम टर्मिनल ए टू बी। ए से बी तक ले जाने में डी क्यू कूलाम को कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, हम कितना चार्ज ले जाएंगे और कितना वोल्टेज तक ले जाएंगे, फाइनल वोल्टेज होगा V कैपिटल। तो अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ समाकलन करने पर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिल जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं वो हो जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से कैपिटल V, क्योंकि फाइनल वोल्टेज जहाँ तक ये चार्ज होगा, ये हम बात कर चुके हैं अभी, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर तक चार्ज होगा। तो ये हो जाएगा C इज कांस्टेंट, C को बाहर ले लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा V इंटू डी वी, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, तो W का मान हो जाएगा C, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल v स्क्वायर अपान 2, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल V। इसका मान रख देंगे तो W का मान हो जाएगा फाइनल हाफ, C जो है बाहर है, C कैपिटल C इज आउटसाइड, यहाँ लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0। तो ये हो जाएगा उस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ये बैटरी वर्क करेगा या सोर्स वर्क करेगा, चार्जर वर्क करेगा जिससे हम चार्ज कर रहे हैं। ये जनरेटर, DC जनरेटर भी हो सकता है। यही जो टोटल वर्क डन है, यही एनर्जी के रूप में बैटरी के कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ये स्टोर्ड हो जाएगा। यही एनर्जी, टोटल एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, 1/2 CV स्क्वायर। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इतनी कुल एनर्जी स्टोर होगी। अब आपको पहले से मालूम है कि Q इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ पे C की जगह पे आप Q अपान V रख देंगे।
सी की जगह पे Q/V रख देंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा हाफ Q/V। सी की जगह पे Q/V रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ Q/V। ये दूसरा फार्मूला है एनर्जी का, स्टोर्ड एनर्जी का दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला स्टोर्ड एनर्जी का हो जाएगा V की जगह पे Q/C रख दें। इसमें V की जगह पे Q/C रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ इन प्लेस ऑफ V प्लेस Q/C, तो ये हो जाएगा हाफ Q²/C, हाफ Q²/C। सो दिस इज थर्ड फार्मूला। तो स्टोर्ड एनर्जी के 3 फार्मूले हैं, 1/2 CV², 1/2 QV या 1/2 Q²/C। दीज आर 3 डिफरेंट फार्मूला। तो चार्ज करते समय या एनर्जी स्टोर करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अप्लाइड वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड रेटेड वोल्टेज। जो रेटेड वोल्टेज लिखा है उससे ज़्यादा ना जाए, अदरवाइज़ ये एनर्जी स्टोर करने के पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैपेसिटर एनर्जी कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये डिपेंड करेगा, देखिए, कैपेसिटेंस पे और अप्लाइड वोल्टेज पे, अथवा चार्ज पे और वोल्टेज पे, अथवा चार्ज पे और कैपेसिटेंस पे। इन जनरल ये मेनली 2 बातों पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस C और दूसरा वोल्टेज V। ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है, क्योंकि चार्ज जो है वो C पे ही डिपेंड करता है। इफ़ C इज़ मोर देन चार्ज इज स्टोर्ड चार्ज इज़ मोर। तो ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है एनर्जी स्टोर्ड C एंड V इन पे। तो इसका मात्रक होता है जूल, बिकॉज इट इज़ वर्क डन अल्टीमेटली। ये जूल है, ये जूल है, ये जूल है। सो दिस इज स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, इतना एनर्जी स्टोर करता है। ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, जिस भी सर्किट में होगा वो एनर्जी स्टोर करेगा। अगर ये DC है तो इस तरह की एनर्जी स्टोर करके ये रखे रहेगा, ये बांधे रहेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, ये हम बता रहे थे अभी, पोलराइज है। ये क्या करता है, यहाँ जो चार्ज हैं धन, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है। तो ये चार्ज यहाँ जमे रहते हैं, प्लेट A पे बंधे रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और प्लेट B यहाँ धन चार्ज, धन जो पोलराइज हुआ है एटम, उसको इधर बांधे रहेगा अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधे रहेंगे प्लेट B पे, ये दोनों बंधे रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर नहीं जाएंगे और ये चार्ज बने रहेंगे। ये एनर्जी स्टोर्ड रहेगी इसमें, कैपेसिटर में। इसलिए इस कैपेसिटर को कभी भी चार्ज करने के बाद में यहाँ टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो चार्ज स्टोर्ड है, वो टच करने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर से वो एनर्जी डिसिपेट होगी, डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, और हैवी शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा व्यक्ति को। तो इसके पहले, टच करने के पहले इसके दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर दें, वो डिस्चार्ज हो जाए, उसके एनर्जी लूज हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तब टच करेंगे तो एनर्जी व्यक्ति को नहीं डिसिपेट होगी व्यक्ति में, और व्यक्ति शॉक नहीं रिसीव करेगा। तो ये है स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। और AC से इसमें स्टोर करने के लिए मैं बता रहा था कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि उस समय कैपेसिटर, जिस समय आप सप्लाई ऑफ करेंगे, क्योंकि चार्ज करने के बाद में जब बैटरी हटाएंगे तो यहाँ पे परमानेंट प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा। आप फिक्स करके कर सकते हैं, अगर ये बैटरी लगाएंगे तो आप इंश्योर हो सकते हैं कि यहाँ धन होगा, यहाँ ऋण होगा। अगर आप AC लगाएंगे तो आप इंश्योर नहीं हो सकते हैं कि किधर धन होगा, किधर ऋण होगा और चार्ज कितना होगा, क्योंकि जिस समय ऑफ करेंगे वोल्टेज का मान कितना होगा ये आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसको AC से चार्ज नहीं करना चाहिए। और इसको अगर DC से चार्ज करेंगे और इसको निकाल देंगे तो ये चार्ज बना रहेगा, और AC से चार्ज करेंगे तो क्या होगा, AC सप्लाई देंगे तो ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, एनर्जी लेता रहेगा, देता रहेगा, लेता रहेगा, देता रहेगा। So it absorbs power, it absorbs energy and it returns back that energy. So ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने स्टोर कर रखा है, यहाँ चार्ज के रूप में यहाँ पे कलेक्टेड हैं, ये चार्ज कलेक्टेड हैं, ये एनर्जी इतना स्टोर करता है कैपेसिटर।
अब ये जो एनर्जी स्टोर करता है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कितने समय में करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब सेकंड से भी कम समय में। डिपेंड करता है सर्किट के डिज़ाइन पर, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है कैपेसिटर की तुलना में, इस पे डिपेंड करता है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज भी होता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये डिस्चार्ज भी होता है। तो एनर्जी लेने में कितना समय लगता है, एनर्जी स्टोर करने में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सेकंड से भी बहुत कम समय। और एनर्जी को खोने में कितना समय लेता है कैपेसिटर, वो भी सेकंड से भी कम समय में। इसलिए इसको हम बैटरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटर को एनर्जी ये भी स्टोर करता है, बैटरी भी और कैपेसिटर भी स्टोर करता है, लेकिन बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है केमिकल एनर्जी के रूप में, और कैपेसिटर में स्टोर होती है, ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज होने में बहुत समय नहीं लगता है, इट टेक्स फ्यू लेस देन सेकंड। केमिकल रिएक्शन जो होता है बैटरी के अंदर, उसमें रासायनिक बदलाव आते हैं, देयर इज़ केमिकल चेंज इन दी इलेक्ट्रोलाइट। इस वजह से केमिकल चेंज होने में जो समय लगता है उसकी वजह से चार्ज होने में भी समय लगता है और उसमें डिस्चार्ज होने में भी समय लगता है। तो बैटरी टेक्स टाइम टू स्टोर एनर्जी एंड बैटरी टेक्स टाइम टू रिलीज दैट एनर्जी, बट कैपेसिटर takes fraction of second in absorbing the energy, in taking energy, and it takes fraction of second in releasing that energy, because its energy stored in the electric field, electrostatic field। electric field को रिवर्स होने में या चेंज होने में या जीरो होने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए कैपेसिटर तुरंत एनर्जी रिलीज कर देता है इमीडिएटली। ये कैपेसिटर है, ये अगर चार्ज है, ये सपोज प्लस है और ये माइनस है, इसको आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इसमें, इमीडिएटली सेकंड से भी कम समय में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखिए चार्ज कैपेसिटर है, ये प्लस प्लस जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब एनर्जी रिलीज कैसे होगी, जैसे ही आप इसको खुला रखेंगे सपोज, तो ये चार्ज बने हुए हैं। अगर ये ऐसे कैपेसिटर छोड़ दिया गया, एनर्जी स्टोर करके चार्ज करके छोड़ दिया गया, तो ये बने रहेंगे ऐसे। यहाँ हमने बताया था इसका पोलराइजेशन हो जाता है मीडियम का, इधर माइनस, इस सिरे पे प्लस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है। ये बंधे रहते हैं आपस में, तो यहाँ से धनावेश कहीं जाते नहीं हैं। यहाँ ये बंधे रहते हैं आपस में, तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन भी कहीं नहीं जाते हैं। हालांकि ये कंडक्टिंग नहीं होता है, केवल इसका पोलराइजेशन हुआ है। अगर आप वोल्टेज ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये कंडक्टिंग नहीं रहेगा। इस तरह से बंधा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं इस तरह से। तो जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करेंगे कहीं, ये बने रहेंगे ऐसे, काफ़ी समय तक बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इस तार से, देखिए बहुत तेज़ी से। पहले भी ये प्रयास करेगा इधर जाने के लिए, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग है ये, इसलिए इधर से नहीं जा सकता है। इधर से जैसे ही ये मार्ग पाएगा, क्लोज करेंगे आप सर्किट, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ एक धनावेश के साथ मिलेगा, उसको नष्ट कर देगा, अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये क्रिया बहुत अल्प समय में होती है, 1 सेकंड से भी कम समय में। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको नष्ट किया, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको नष्ट किया। ये डिस्चार्ज होने की क्रिया है या एनर्जी लूज करने की क्रिया। एनर्जी खो रहा है कैपेसिटर, जितना एनर्जी इसने ग्रहण किया था चार्जिंग के समय, सारी एनर्जी खर्च। ये इतने ही इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये क्रिया इतने फास्ट होती है। ये इलेक्ट्रॉन देखिए मूव कर रहे हैं इस दिशा में, इधर को जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये डिस्चार्ज हो रहा है या एनर्जी खो रहा है। तो जब तक एनर्जी खोएगा उतने समय तक करंट इस दिशा में बहेगी सर्किट में। आई करंट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इस तरह से डिस्चार्जिंग करंट है, या एनर्जी जिस समय ये खो रहा है, ये क्रिया है। ये जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ चले आए, सारे धनावेशों को खर्च कर दिया, तो ये जो प्लेट बन हो गई ऐसे हो गई फाइनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे। प्लेट अगेन, दैट प्लेट हैज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट। ये प्लेट फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई है, ये हो गया डिस्चार्ज जैसे।
हाँ, तो हम बता रहे थे इसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे टच करेंगे एक हाथ यहाँ एक हाथ यहाँ, तो आपके शरीर के अंदर से ये सर्किट बनाएगा और उसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जितने देर तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे आपके शरीर को लगेगा शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत शॉक लगेगा। बहुत फास्ट करंट जाती है, बहुत तेज़। इस करंट का मान काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि डिस्चार्जिंग की क्रिया बहुत कम समय में होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत तेज़ी से, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तगड़ा लगेगा। और ये डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज तक ये चार्ज हुआ है कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक शॉक उसी के हिसाब से आप मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे तो इसको क्या करें, उससे पहले दोनों टर्मिनल ऐसे शॉर्ट कर देंगे, तो ये क्रिया होगी जो यहाँ हो रहा है। जैसे ही शॉर्ट करेंगे ये क्रिया होगी, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तुरंत जैसे जाएंगे सारी एनर्जी यहाँ डिसिपेट हो जाएगी, चार्ज यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, चार्ज ख़त्म हो जाएंगे, तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है V वो 0 हो जाएगा, विभवांतर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था वो भी 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, पूरी एनर्जी लूज हो जाएगी पूरी। ये होता है डिस्चार्जिंग की क्रिया। कैपेसिटर इस प्रकार से डिस्चार्ज होता है। जब डिस्चार्ज होता है तो चार्ज ख़त्म होते हैं, चार्ज ख़त्म होने से विभवांतर ख़त्म होता है, विभवांतर ख़त्म होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना हुआ है वो ख़त्म होता है। तो सब 0 होंगे एक साथ, चार्ज भी 0, वोल्टेज भी 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ था वो भी 0। ये एनर्जी खर्च हो गई, लूज हो गई। दिस इज हाउ कैपेसिटर dissipates its energy, how it removes charge from one plate to another plate, how it loses its energy, ये कैसे एनर्जी अपनी खोता है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।